तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पूरा नोट्स मिलेगा आपको सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पूरा का पूरा आपका हिंदी में नोट्स है। क्वेश्चन इंग्लिश में है और हिंदी दोनों में है, बट आंसर केवल और केवल हिंदी में है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दे लेता हूँ और फिर डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए सिलेबस है ये आपका, इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में पूरा का पूरा भौतिक भूगोल है सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 में। एंड आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट ये फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, तो आपका 100% क्वेश्चन मैच कर जाएगा सेमेस्टर 2 में। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। ये यूनिट के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और उसके आंसर बतलाते जाते हैं। उससे पहले बता दूं कि यह पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, और 25 मार्क्स इंटरनल होता है। कितना नंबर? 25 मार्क्स इंटरनल या फिर प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका क्या होता है, दोनों कुल मिला के 100 मार्क्स होता है और 100 में से क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होता है। ठीक है, यह अनुपात अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है, बट क्वेश्चन सबके सेम होते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग का जो सिद्धांत दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी, वह कहाँ तक मान्य है उसको बताना है। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्कस बिग बैंग थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। सबसे पहले सौरमंडल के बताया गया, सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में बताना है, उसके सभी ग्रहों प्लैनेट्स के बारे में बताना है। फिर आपको इसमें डिस्कस करना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रमुख परिकल्पनाएं कौन से हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इसको जैसे बताएंगे उसके बाद पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, जैसे कि एक तारक या एक रूपतावादी परिकल्पना, फिर युग्म तारक अथवा अन्यासवादी परिकल्पनाएं। ठीक है, तीसरा है आपका बिग बैंग का थ्योरी सिद्धांत। फिर यहाँ पे देखिए एक इमेज के थ्रू आपको डायग्राम के थ्रू बताना है। इस डायग्राम को आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, बिग बैंग इस तरह से होता है, एक परमाणु से हुआ, फिर फटते गया, बड़ा हुआ, विस्फोट होते गया। ठीक है, फिर तारों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, प्रथम अवस्था क्या थी ग्रहों की, द्वितीय अवस्था क्या थी और अंतिम अवस्था क्या थी। इतना अगर आप डिस्कस कर लीजिएगा, मतलब इतना पढ़ के आपको एक अपने से छोटा सा नोट बनाना है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या हेतु ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला है भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है और इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में हो जाएगा कि डिस्कस द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन द लाइट ऑफ सेस्मोलॉजिस्ट एविडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें दोनों क्वेश्चन सेम है, बस बताने का तरीका बदल गया है। अब इसका आंसर किस टाइप से कीजिएगा, तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदा के बारे में बताना है। ठीक है, साधन के बारे में बताना है, घनत्व के बारे में बताना है, तापमान के बारे में बताना है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्राकृतिक संसाधन, घनत्व, दबाव, प्रेशर, तापमान, सब के बारे में छोटा छोटा सा देना है। फिर प्राकृतिक साधन क्या क्या है, नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार हो गया, इंग्लिश में वोल्केनी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका भूकंप विज्ञान, भूकंप को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। प्राथमिक लहरें क्या हैं, प्राइमरी वेव्स जिसको पी वेव्स बोला जाता है शॉर्ट में, द्वितीयक लहरें जिसको सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है, एस वेव्स, और धरातलीय लहरें जिसको एल वेव्स बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो बोलिएगा आप। ठीक है, सब है। किस में ज़्यादा क्षति पहुंचती है, किस भूकंप के आने पर ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि गुजरात में जो भूकंप आया था 2001 में, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्लेट विवर्तनीय से आप क्या समझते हैं, प्रमुख प्लेटों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती हैं। फिर पूछा गया है कि वही क्वेश्चन सेम है, दूसरे शब्दों में बोला गया है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, छोटा सा बताना है समरी में।
जैसे सबसे पहले इसमें बताएंगे कि प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक की गतियाँ किस दिशा में होती है, कैसा वे अपने मोशन करती हैं, किस दिशा में चलती हैं, ठीक है, आपस में कैसे टकराती हैं, प्लेट का प्रकार क्या क्या है, जो कि प्रमुख रूप से 6 प्रकार के प्लेट पाए जाते हैं। फिर प्रशांत प्लेट के बारे में बताना है, अमेरिकी प्लेट के बारे में बताना है, यूरोपीय प्लेट के बारे में पढ़ना है, अफ्रीकी प्लेट पढ़ना है, हिंद महासागरीय प्लेट के बारे में पढ़ना है, दक्षिणी ध्रुवीय अंटार्कटिका प्लेट के बारे में पढ़ना है। ये 6 प्रकार के प्लेट पढ़ लीजिए। फिर पढ़ना है आपको रचनात्मक प्लेट का किनारा, विनाशात्मक प्लेट का किनारा कैसे होता है, सुरक्षात्मक प्लेट का किनारा, और एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक और ज्वालामुखी, तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका आंसर का डिफिनेशन। फिर इसकी विशेषताएं आ जाती हैं, तो यहाँ पे प्लेट की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, नंबर वाइज करके देख लीजिएगा। और ये डायग्राम इतना तो नहीं बनाना है, बट अगर आपके एग्जाम में आए तो नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि भूकंप क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। भूकंप क्या है, इसके कारण एवं प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। भूकंप के कारण क्या है, इसके प्रकार क्या है, बताना है। इंग्लिश में है कि व्हाट इज अर्थक्वेक, एक्सप्लेन देयर केज एंड टाइप्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे भूकंप के कारण, फिर प्रकार, प्लेट विवर्तन की, ज्वालामुखी क्रिया, जलवाष्प एवं गैसों की क्रियाशीलता, भू संतुलन की अवस्था क्या होती है, रीढ़ का चट्टानों का लचीलापन सिद्धांत क्या होता है, इस तरह से जलीय भार के बारे में बताना है, भूपटल का संकुचन, अन्य कारण, पूरे के पूरे इस तरह से आपको डिफाइन कर देना है। भूकंप के प्रकार, अब बताना है कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, तो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप कैसे होता है, प्राकृतिक क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप होता है एक, ठीक है, जिसमें ज्वालामुखी भूकंप आ जाएगा, विवर्तनिक भूकंप आ जाएगा, टेक्टोनिक अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं प्लेट के टकराने से। फिर पातालीय भूकंप कैसे होता है, भू संतरण से संबंधित भूकंप, ठीक है। तो ये आपको प्रमुख रूप से इतने भूकंप के बारे में पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, भूकंप के प्रभाव का वर्णन करें। जब भूकंप होता है तो हमें किन किन नुकसान को झेलना पड़ता है, इसके बारे में बताना है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका आ जाएगा सांस्कृतिक भू दृश्यों का नाश, ठीक है। अगला है जनहित की हानि होती है। इसमें नदियों द्वारा मार्ग का परिवर्तन होता है, फट जाती हैं नदियाँ, अपना मार्ग बदल लेती हैं। फिर है कि भू तल पर दर्राएँ आ जाती हैं, ठीक है। फिर सुनामी आने का खतरा हो जाता है भूकंप से। जब समुद्र में भूकंप होता है तो सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाता है। भूकंप के लाभ क्या होता है, तो लाभ एक ही चीज़ होती है कि ज़मीन जो है उपजाऊ बन जाती है, ठीक है, उर्वरता क्षमता इसमें बढ़ जाती है। अगला है ज्वालामुखी उद्गार के कारण का वर्णन करें। ज्वालामुखी कैसे उगता है, एक्सप्लेन द केज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो देखिए, ज्वालामुखी कैसे निकलता है और उसमें जो मैग्मा होता है, मैग्मा का उद्गार कैसे होता है, उसका क्या लाभ है, क्या हानि, इन सब के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी क्रिया से बनी भू आकृतियों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द टोपोग्राफी ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया से जो जमीन की आकृति बनती है, किस प्रकार की बन जाती है, वो बताना है। शंकु आकार, अम्लीय लावा का शंकु होता है, फिर पैठिक लावा का शंकु होता है, मिश्रित शंकु होता है, ठीक है, सिंडर शंकु होता है, परपोषित शंकु होता है, फिर गुंबदकार शंकु होता है, गीगो शंकु होता है, गीवो शंकु। अब उसके बाद बताना है क्रेटर के बारे में, ठीक है। तो क्रेटर हो जाएगा आपका, काल्डेरा हो जाएगा, फिर लावा पठार हो जाएगा आपका। तो ये सभी का निर्माण होता है। मेसा ब्यूटी, हॉगबैक का निर्माण होता है, ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है, जैसे कि बेरन द्वीप, आपने नाम सुना होगा, बेरन द्वीप, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है पूरा का पूरा। काफ़ी लंबा है, आपको इतना नहीं लिखना है, आपको बस इतना पढ़ के एक छोटा सा नोट बना लेना है अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है कि भू आकृतिक प्रक्रम क्या है। भू आकृतिक प्रक्रम क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज जियोग्राफिक प्रोसेस, एक्सप्लेन देयर मीन्स टाइप, ठीक है। अब इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और पढ़ लेना है आपको। देखिए, विशेष रूप से मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बाहर में रह के काम करके पढ़ाई करते हैं और उनके पास जो है बुक नहीं हो पाता है।
ऐसे में उनको जो है बुक ये ऑनलाइन मिल जाता है फ्री में। तो जितना मैं मदद कर पाता हूँ उतना करता हूँ आप लोग के लिए। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जब भी समय मिले इसको खोल के एक बार पढ़ लीजिए, आपके मोबाइल में ही रहेगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी पैसा नहीं है, फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपक्षय किसे कहते हैं, इसे नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक का वर्णन करें, ठीक है। अपक्षय क्या है और इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अपक्षय की पहले परिभाषा देना है, फिर इसमें बताना है कि कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, ठीक है। और उसके बाद बताना है कि अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक, जैसे कि चट्टान के प्रकार आ जाएगा, जलवायु की विभिन्नता आ जाएगी, भूमि का ढाल आ जाएगा, वनस्पति की उपस्थिति हो जाएगी। ये जो है ना मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। और ब्लू पेन से पूरा का पूरा आंसर करना है। हेडिंग जो है ब्लैक पेन से बनाइएगा, ब्लू आंसर पेन से कीजिएगा। अगला है अपर्दन क्या है, इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन करें। इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हाट इज एरोजन, एक्सप्लेन देयर वेरियस प्रोसेस, ठीक है। इरोजन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं इसको बताने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। और अपर्दन कैसे होता है, परिभाषा सबसे पहले देना है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, इसकी हानियाँ क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, इतना बता दीजिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्या है, विकास के आधार पर वर्गीकरण, सभी प्रकार के स्थल रूपों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ पे टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज आपको आंसर किया गया है, देख लीजिएगा। और मैंने बताया है कि जैसा कि एक बार छोटा सा नोट बना लेना है आपको घर से, और एग्जाम के जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ स्थलाकृति से क्या अभिप्राय है, इसकी रचना किस प्रकार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, हिम नदी क्या है, ठीक है, या फिर हिमानी क्या है। हिम नदी को यहाँ पे हिमनद लिखा गया, हिम नदी होगा। हिम नदी क्या है या फिर हिमानी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार का वर्णन करना है, ठीक है। तो ग्लेशियर जिसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्लेशियर, बस वही है, उसी को हम लोग बोलते हैं हिमानद, ठीक है। और यह भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है ज़्यादातर, उसको भी बताना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है वायुमंडल क्या है, इसकी संरचना स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर है कि वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न परतों की बनावट एवं विशेषता बताइए। और अगला है कि वायुमंडल के विभिन्न मंडलों का वर्णन कीजिए। तो सब का आंसर सेम होगा, ठीक है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन कुछ भी आए आपको आंसर सेम करना है। जिसमें वायुमंडल का संगठन, किन किन गैसों से मिलने से वायुमंडल बना है, उन सभी गैसों के नाम बताने हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है कि कितना कितना प्रतिशत में पाया जाता है कौन सी गैस, कम से कम 2-3 को याद कर लीजिएगा जो मुख्य है उनको, ठीक है। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, उस तरह से याद कर लेना है। फिर वायुमंडल की संरचना के बारे में बताना है कि स्ट्रक्चर कैसा है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कौन सा हमें परत मिलता है, कौन से परत की क्या विशेषता है, ठीक है, इतना पढ़ लेना है। अगला है कोपोन की जलवायु वर्गीकरण योजना का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। कोपोन की जलवायु, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, अगर आपके एग्जाम में आए तो मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा सा पढ़ ले, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। अगर आ जाता है और ऑप्शन में रहता है दूसरा कुछ बनाने को तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं छोड़ने के होते हैं। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, इवेल्युएट ऑफ कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो देख लीजिए, अब कुछ क्वेश्चन है जो कि अंतिम आ चुके हैं आपके, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव होगा आपका। क्वेश्चन है ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है, इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ टाइड्स, ठीक है। तो ज्वार भाटा से एक क्वेश्चन रहेगा, ज्वार भाटा का ज्ञान जान लेना है जरूरी कि कब होता है, पूर्णिमा के दिन में। ज्वार भाटा की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। फिर ज्वार उत्पादक की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इसका उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है, इन सबको जान लेना है। अगला है कि प्रवाल क्या है, ठीक है, प्रवाल क्या है। प्रवाल व्यक्ति के बारे में अगर सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो पढ़ लीजिएगा। यह ज़्यादातर समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है, कोस्टल एरिया में। अब आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, चलिए उसको हम लोग कर लेते हैं। इसमें पहला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो दोस्तों प्रस्तुत किया था जीन्स तथा जेफ्रे ने, ठीक है, जीन्स तथा जेफ्रे ने। अगला है
पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग का जो सिद्धांत है वह किसने दिया? तो बिग बैंग का सिद्धांत दिया था किसने? लेमेंटर और दोस्टोयेव्स्की। तो इसको नाम जो है लिख लीजिएगा 3-4 बार, नहीं तो याद नहीं होगा। ये अंग्रेजों के नाम है यार, इतना जल्दी से कैसे जाएगा याद में, ठीक है। अगला है भूवैज्ञानिक जो है समय मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो समय मापने की सबसे बड़ी इकाई है महाकल्प। नाम सुने हैं कि क्या बोलते हैं यार, मैं शताब्दी 100 साल, फिर युग आता है, फिर काल आता है, फिर महाकल्प आता है, सॉरी कल्प आता है। तो महाकल्प जो है सबसे समय नापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला है कि मत्स्य युग निम्न में से किसे कहा जाता है? तो मत्स्य युग कहा जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डेवोनियन पीरियड, ठीक है, डेवोनियन काल। अगला है विशाल सरीसृप, जिसको हम लोग डायनासोर के नाम से जानते हैं। डायनासोर का विकास किस युग में हुआ था? तो डायनासोर का विकास दोस्तों हुआ था आपका जुरासिक युग में। जुरासिक पार्क एक मूवी भी है, देखे होंगे अगर आपने तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीवन किस काल में प्रकट हुआ? तो पृथ्वी में प्रथम बार जो है वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे और जीवन प्रकट हुआ था पुराजीवी काल में, ठीक है, पुराजीवी कल्प में। अगला है भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डटन ने। किसने? डटन ने। अगला है जो भाग जितना अधिक बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। किसने कहा था यह? तो दोस्तों यह कहा था आपका J.H. प्राट ने, ठीक है। इस तरह से टोटल आपके 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना है आपको और कुछ क्वेश्चन अपने से बना लेना है, जैसे कि किस मंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, भूकंप मापने का यंत्र क्या है, ठीक है, सुनामी कैसे आता है। कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको खुद से बना लेना है, 1-2 क्या 40 क्वेश्चन बना लीजिए, 30-40 एग्जाम में नहीं छूटेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड इसके बाद आपके जितने भी पेपर है ना, IRC का है, जितना भी है IBS है और कॉमन कोर्स का है, सब अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए मैं पहले ही लाता वीडियो, बट क्या करूं, मेरे पास बहुत सारा काम होता है यार, और मैं फिर भी काम रहते हुए भी आपको दे देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, और टाइम लेट लगता है इसके लिए खेद जताता हूं, और क्या बोलूँगा।